नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था, जो फिजिक्स का हमारा टॉपिक है मापन और यांत्रिकी, मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि त्वरण क्या होता है और जो एक विमीय गति के लिए जो समीकरण है वो क्या है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि त्वरण के बारे में देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण जो है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। जैसा कि जब इनिशियली हमने देखा होगा, जब कोई हमारे गांव में या शहर में जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो उसमें बताया जाता है कि एक क्लिच होती है, एक ब्रेक होता है एंड एक उसमें एक्सीलेटर होता है। जो एक्सीलेटर जिसे हम देसी भाषा में रेस बोलते हैं, यानी कि एक्सीलेटर क्या होता है कि जब उस पर उसे प्रेस किया जाता है, उसे दबाया जाता है, तो उस एक्सीलेटर से क्या होता है, पैर दबाने से गाड़ी की गति तेज होती है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है, ये त्वरण जो है, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है कि जब कोई भी वाहन की गति तेज होती है या मंदी होती है तो उसे हम बेसिकली त्वरण कहते हैं। इसके फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू होता है a के। यदि बात की जाए, क्योंकि इसमें वेग आया है, तो वेग जैसा कि हमने बताया था कि वेग एक सदिश राशि होती है, तो इसीलिए त्वरण भी एक सदिश राशि है। और बात की जाए कि त्वरण का मान जो है वो धनात्मक हो सकता है, त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका ये जो मीन है ये निकल के आता है कि धनात्मक कब होगा। माना कि हमारी कोई भी एक सवारी, एक कोई भी वाहन हमारा गति से, यानी बढ़ती हुई गति से, उसकी गति निरंतर बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसका त्वरण धनात्मक है, यानी कि वो उसकी गति निरंतर बढ़ती रहेगी। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो यह दिखाता है कि उस वाहन की, उस कण की, उस वस्तु की गति मंदी हो रही है, यानी कि इस स्थिति में हम इस त्वरण को मंदक भी कह सकते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण यह दिखाता है कि उस कण की गति मंदी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि जो शून्य, यानी कि यदि किसी भी कण का त्वरण शून्य हो तो यह बताता है कि उस कण की गति नियत है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा वेग परिवर्तन शून्य हो जाए, वेग परिवर्तन शून्य हमारा दो परिस्थितियों में हो सकता है। या तो हमारे वेग में कोई अंतर ना हो, यानी कि हमारा वेग सिमिलर चल रहा हो, जिसमें हमारा पहले से, जिस स्थिति में हमारी वस्तु पहले से है उसी स्थिति में, उसी वेग से निरंतर चलती रहे, तो उस स्थिति में वेग परिवर्तन हमारा जीरो होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम कह दें कि वेग ही प्रारंभिक, जब प्रारंभ में ही वेग जीरो है तो उस स्थिति में जीरो हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि त्वरण शून्य होने की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि जब वस्तु निरंतर वेग से, एक समान वेग से निरंतर गति कर रही है, तो वहां हम कह सकते हैं कि वहां पर त्वरण शून्य होगा। तो यहां पर यदि धनात्मक होगा तो तेज गति के साथ कण गति करेगा, ऋणात्मक होने पर मंदक का कार्य करता है और शून्य होने पर एक समान गति होती है। इसके आगे देखते हैं कि जब एक विमीय गति के समीकरण, जो एक विमीय गति होती है, एक विमीय यानी कि एक सरल रेखा में जो गति होती है, उस सरल रेखा की गति को तीन समीकरण बताए गए हैं। कि पहला जो समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस के at। दूसरा होता है जहां पर v जो है, u हमारा होता है प्रारंभिक वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, v हमारा अंतिम वेग होता है, a हमारा यहाँ पर त्वरण होता है और t हमारा समय होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें कि कोई भी एक कण हमारा u प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करता है और कुछ समय पश्चात, t समय पश्चात वो s दूरी प्राप्त कर ले, तो उसके लिए गति का समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। वहीं लास्ट बट नॉट लीस्ट जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों में जो v जो है ये u है, u होता है प्रारंभिक वेग उस कण का, v होता है अंतिम वेग, a त्वरण होता है और s होती है यहाँ पर तय की गई दूरी। यदि इसी सिमिलर कंडीशन को हम देखें कि जब हम किसी भी एक चीज को ऊपर गुरुत्व के प्रभाव में यदि उसे चेक की जाए तो उसका क्या होता है, उसके लिए जो गति के समीकरण आते हैं वो इस प्रकार आते हैं।
तो गुरुत्व के प्रभाव में जो होते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उस पर एक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जब गति ऊपर की तरफ की जा रही है तो यहां पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण g होता है उसका मान नेगेटिव होगा, वो -g की तरह यहाँ यूज होगा। और जब नीचे की तरफ आ रही है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर एक बल कार्य कर रहा है जो उसे अधिक त्वरण देता है, यानी कि नीचे, यानी कि जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो माइनस में होता है क्योंकि एक स्थिति पर जाकर फिर रुक जाती है, यानी कि मंदक का कार्य करता है। जब नीचे की तरफ आता है तो एक त्वरित गति करता है, त्वरण आता है उसमें नीचे, तो यहाँ पर +g होगा। तो ये सेम कंडीशंस हैं। पहली समीकरण v इक्वल टू u माइनस के gt जब ऊपर की तरफ गति कर रहा है, v इक्वल टू u प्लस के gt, h इक्वल टू h यहाँ पर लिया जाता है हाइट के लिए कि उस कण के द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी है। h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसी के सिमिलर ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में जो किसी भी कण की गति के समीकरण हैं वो ये हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, यानी कि s, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड, nवीं सेकंड की यदि बात की जाए तो उसमें जो दूरी कवर की जाती है s इक्वल टू u, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, a यहाँ पर त्वरण है, n यहाँ पर वो nवीं सेकंड 2n-1। इट मीन्स ये उसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्रक्षेप्य गति होती है, प्रक्षेप्य गति जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रक्षेप्य गति जो होती है कि जब किसी भी कण को उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी कोण पर फेंका जाता है तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यानी कि मानो किसी पत्थर को उठाकर यहां से फेंका जाता है एक्सेप्ट 90 डिग्री एंगल के, कि 90 डिग्री एंगल पे तो हम डायरेक्टली सीधा फेंकते हैं ऊपर, लेकिन 90 डिग्री एंगल को छोड़कर किसी एंगल पे ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी एंगल पर फेंका जाता है तो उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, जब कोई गतिशील हवाई जहाज से कोई बम गिराया जाता है तो वह इस सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पे ये हवाई जहाज है तो ये बम इस तरह से आके गिरता है, इस तरह से, यानी कि जो वो पथ लेता है वो प्रक्षेप्य पथ होता है। तो इसकी जो होगी, और दूसरा हम देख सकते हैं कि बल्ले से टकराई गई गेंद की गति, जो बल्ले से टकराई गई गेंद की गति होती है कि जो हमने क्रिकेट में देखा है कि बैट्समैन जब शॉट मारते हैं, सिक्सेस मारते हैं तो उनकी जो बॉल की गति होती है, आपने वो ग्राफ देखा होगा कि जब वो लेंथ नापते हैं छक्के की, छक्का कितना लंबा है, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, यानी कि इस प्रकार की गति जो होती है वो गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। यदि इसके ग्राफ की बात करें कि प्रक्षेप्य गति की ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी थीटा कोण पर किसी भी कण की या किसी कण या वस्तु की गति जो होती है वो एक प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो इसमें जो होता है कि इसके लिए इसके कुछ मान होते हैं, जैसे कि प्रक्षेप्य का जो उड्डयन काल होता है, उड्डयन काल क्या होता है कि स्टार्टिंग से जब हम किसी कण को फेंकते हैं तो उस कण के फेंकने से और जब तक वो कण द्वारा से उस बिंदु तक, यानी कि उस स्तर तक आता है वापस, तो हम कह सकते हैं कि उतना जो समय लिया जाता है कि उसे वापस पृथ्वी पर आने में जितना समय लिया जाता है उसे हम प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। यदि बात करें इसके लिए फॉर्मूला की, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g इसका फॉर्मूला होता है, जहां u हमारा यानी कि वो वेग, जो प्रारंभिक वेग हम उस कण को प्रदान कर रहे हैं वो u वेग होगा, थीटा हमारा यहाँ पर कोण होता है जिस कोण पर हम उस वस्तु को फेंक रहे हैं, और g यहाँ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। यदि बात की जाए प्रक्षेप्य की ऊंचाई,
यानी कि जब हम किसी भी कण को एक प्रक्षेप्य पथ पर फेंकते हैं, इस तरह से परवलयाकार पथ पर फेंकते हैं, तो एक पीक पॉइंट होता है, एक ऊंचा पॉइंट होता है कि जहां से कि एक इस तरह से जाके एक मैक्सिमम पॉइंट होता है जहां से वो नीचे की तरफ डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। तो हम यहां से कहेंगे वो पीक वाला जो पॉइंट होता है जहां से नीचे की तरफ आती है, तो वो बिंदु और नीचे वाला जो बिंदु होता है उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। बात करें इसके फॉर्मूला की, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसका फॉर्मूला होता है। अब एक इसके अंदर सिचुएशन होती है कि h का मान जो होगा कि प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई होती है मैक्सिमम कब हो सकती है। जैसा कि यदि हम बात करें h मैक्सिमम की, तो h मैक्सिमम होती है जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री पे। यानी कि यदि मैं इस मार्कर को 90 डिग्री पर ऐसे उछालता हूं, तो यानी कि यदि प्रक्षेप्य पथ की बात की जाए तो मैक्सिमम जो दूरी होगी, मैक्सिमम जो हाइट होगी वो 90 डिग्री पे होगी साइन थीटा के लिए। तो यहां से साइन थीटा 90 का मान 1 होता है, तो h मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी। यहां से हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य जो पथ की ऊंचाई होती है, प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई होती है मैक्सिमम ऊंचाई वो साइन 90 डिग्री पे होती है। यदि इसके आगे देखें कि प्रक्षेप्य का जो परास होता है, परास क्या होता है कि जहां से वह बिंदु जहां से उस वस्तु को वो वेग दिया जाता है, गति दी जाती है और वो प्रक्षेप्य पथ पूरा करके जहां लैंड करती है, तो उस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, इस न्यूनतम दूरी को हम यहाँ पर परास कहते हैं r। r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये इसका फॉर्मूला होता है r का, जो एक दूरी होती है। अब बात की जाए कि r की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। देखो बेसिकली हमने देखा होगा जब क्रिकेट में जब बैट्समैन खेलते हैं, स्पिनर्स को खेलते हैं, तो एक घुटना टेक कर जो शॉट लगाते हैं इस तरीका से, यानी कि वो क्या करते हैं कि अपने बैट से वो 45 का एंगल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि देखो आर की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम परास कब मिलेगा, अधिकतम दूरी कब तय करेगी वो बॉल। यदि हम क्रिकेट की बात करें कि क्रिकेट में जो लंबा छक्का होता है वो कब जाता है, कि अधिकतम दूरी कब तय करेगी बॉल, यानी कि जो हमारा आर का मान जो मैक्सिमम होगा कब होगा, जो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी 45 पर। साइन की वैल्यू तो 90 पर होती है, लेकिन साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 45 पर, यानी कि साइन 2 गुणा 45 यानी कि साइन 90, और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी चीज को, यदि किसी बम को कहीं भी फेंकना है तो उसे मैक्सिमम 45 के एंगल पर फेंका जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। और बाकी का जो डिपेंड होता है मैक्सिमम एक्स्ट्रा दूरी लेने का, वो होता है फोर्स पर, कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर। तो ये बेसिकली इसके बारे में नॉलेज है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।